नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल खन्ना है और मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप और राहुल खन्ना एजुकेशन थ्रू थिएटर की तरफ से हूं। और आज जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत स्पेशल डे है, आज मदर्स डे है और आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी मदर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां पर भी हैं आप अच्छे रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप हमेशा हंसती रहें। और आज इस स्पेशल डे पर मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूं उनका नाम है डॉक्टर संगीता गौड़। सिर्फ नाम लेने के बाद मेरे दिमाग में जितनी चीजें चलती हैं, मैं उनसे बातचीत कराने से पहले एक छोटी सी कुछ बातों में मैं आपको उनकी कुछ बातें कह जाता हूं और उसके बाद आपसे मिलवाकर उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। हम जो थिएटर के एक्टर्स हैं और जब भी हम स्टेज पर कोई भी एक्ट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पर जब भी बहुत बहुत अलग अलग तरह के सीन्स रहते हैं जिनके पीछे अलग अलग म्यूजिक से कभी कभी आपको इतनी एनर्जी मिलती है, आपको इतना प्रोत्साहन मिलता है कि आप अपने किरदार को, अपने अभिनय को और बेहतर तरीके से निभा पाए। सो ऐसी एक कहानी रही है डॉक्टर संगीता गौड़ मैम की। ना जाने कितने एक्टर आए, ना जाने वो एक जर्नी जो एक टीचर की है वो किस तरह से गुजरी है और यहां तक पहुंची है। तो आज मैं बातचीत करने वाला हूं डॉक्टर संगीता गौड़ मैम से, और संगीता गौड़ मैम से बातचीत करके आज हम जानेंगे कि मैम की जिंदगी में वो कौन कौन से ऐसे पल थे जिन जिन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हम सबको वो बहुत इंस्पायर कर सकता है और हम सबको वो बहुत मोटिवेट कर सकता है। ओके, सो बात करते हैं संगीता गौड़ मैम से। और संगीता मैम यहाँ पर हैं और मैं इनवाइट कर रहा हूं संगीता गौड़ मैम को। वोकलिस्ट है और अस्मिता थिएटर ग्रुप की म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। संगीता मैम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या बात है मैम, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले बातचीत शुरू करने से पहले आपको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि जो मम्मी है उसके साथ हमेशा एक सुपर मॉम का टैग हमेशा लगाया जाता है। और आपकी जिंदगी तो आपकी जर्नी, आपकी जिंदगी कंप्लीटली, चाहे एज अ सिंगर हो, चाहे एज अ क्लासिकल वोकलिस्ट हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे एक टीचर हो, चाहे एक माँ हो, चाहे एक वाइफ हो, वो कंप्लीटली एक सुपर मॉम से कहीं पर भी कम नहीं, शायद उससे 100 गुना ज्यादा ही हो। सो मैम, बस आज की बातचीत शुरू करते हैं और मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि आपके और मेरे कपड़े हमेशा किसी ना किसी शो में तो मेल खाए जाते हैं। सो मैंने भी आज आपको देखते ही येलो कलर और रेड कलर जरूर पहना है। सो मैम, बहुत लोग आज आपको बड़ी मन से सुनने को तैयार है। आपकी जर्नी एज ए टीचर, सबसे पहले मैं एज ए टीचर आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी जर्नी एज ए टीचर कैसे शुरू हुई और कब आपको लगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए? ऐसा कोई खास मैंने सोचा नहीं था कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद नहीं था टीचर बनना। बात बताती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सबसे पहले तो ये अस्मिता से जब मैं जुड़ी तब मैं एक तरह से टीचर बनने की मेरी शुरुआत हो गई थी। उससे पहले मैं एज ए परफॉर्मर थी। अस्मिता से जुड़ने के बाद मेरी टीचर की जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद फिर पुणे चली गई, उसके बाद फिर वापस आई, फिर यहाँ पर स्कूल ज्वाइन किया। तो हर स्टेप से हर एज ग्रुप के साथ काम करा, तब थोड़ा लगा अच्छा कि नहीं, टीचर होना भी बहुत अच्छी बात है। जी मैम, थोड़े साल में जरा आपको पीछे लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने इस प्रश्न से बस सबको बताना चाहता था कि बहुत लोगों को यही पता है कि आप सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन वो जो एक टीचर की जर्नी है उस पर मैं बहुत ही डिटेलिंग में आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ। एक बार आपके बचपन में चलते हैं मैम, जब आप बहुत छोटे थे से आप भी फ्रॉक और सूट में और स्कूल ड्रेस में इधर उधर मस्ती किया करते थे, भागा करते थे। थोड़ा सा अपना स्कूल की जिंदगी के बारे में प्लीज आप अगर हम सबसे शेयर कर पाए। आप कैसे थे? आप मस्ती करते थे, आप गुस्सा करते थे, आप क्या करते थे अपने स्कूल में? मस्ती तो बहुत ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन हाँ एक कहा था, हंसती बहुत थी और गाती रहती थी सारा दिन।
बस ये था। कई बार ओके। मुझे इन दोनों कारणों पे डांट भी पड़ जाती थी घर में, लेकिन हाँ, नॉन स्टॉप गाते रहना हर टॉपिक पे लेके, किसी भी बात में। और एक चीज थी, अपने आप बैठ करके जब छोटी थी दीवार की तरफ मुंह कर लेती थी और कुछ कुछ बातें करती रहती थी दीवार से। जैसे कुछ भी, जो घर में क्या मम्मी बात है। बात कर रही है, पापा बात कर रहे हैं, या जो कोई बात कर रहे हैं, तो वो मैं दीवार की तरफ देख देख के विजुअल अपने आप ही थोड़ा सा काल्पनिक तरीके से वो चीजें बातें करती रहती। तो वो थोड़ा सा पागलपन कहिए या जो भी कहिए, वो बचपन से मुझे वो चीजें रही हैं। शायद इसीलिए आगे जाके ये थिएटर से जुड़ाव हुआ या जो भी है। क्या बात है, आप दीवार से बातें करते थे और दीवार से बातें करते करते वो दीवारें बड़ी खुशकिस्मत होंगी जिनको आपके सामने बातचीत और आपके गाने सुनने को उनको मिलते थे। बहुत खूब मैम। मैम फिर जैसे स्कूल में 10th और 12th स्टैंडर्ड आया और उसके बाद आप कॉलेज गए, आपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की और वो क्या कंप्लीटली आपने म्यूजिक में ही पढ़ाई की पूरी की पूरी? हाँ, मैं आपको एक चीज घटना बताती हूँ कि म्यूजिक से मेरे को एक पैशन के साथ जुड़ाव कैसे हुआ। पहले था, एक हल्का फुल्का था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं एक मतलब म्यूजिक लाइन में ही जाऊंगी, ऐसा इतना नहीं मुझे था। तो जी मैंने म्यूजिक लिया। मैं 6 to 10th मथुरा में पढ़ी अपनी नानी के पास में। वहां मैंने म्यूजिक जी लिया देख करके, वहां बड़ा अच्छे तरीके से चीजें होती थी क्लासिकल। तो म्यूजिक लेने के बाद एक होम सिक फील होता है, क्योंकि जब माँ बाप से आप अलग बच्चा रहेगा तो थोड़ा सा रहता है। उन दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा होम सिक फील कर रही थी। मेरा एग्जाम हुआ 9th क्लास में और मैंने म्यूजिक का एग्जाम दिया। और लेकिन उस वक्त मेरी मैडम ने बोला कि संगीता, आप म्यूजिक छोड़ दो, मुझे नहीं लगता आप लाइफ में कभी म्यूजिक कर पाओगे, आप दूसरा सब्जेक्ट लो। तो मैंने मिड सेशन में अच्छा। सब्जेक्ट चेंज किया, होम साइंस लिया। और लेकिन उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मेरे को फिर था कि मेरी मैडम ने बोला था मुझे करने की कोशिश तो करनी चाहिए। फिर मैंने स्कूल में ऑडिशन दिया, 11th में मुझे म्यूजिक मिला। फिर उस म्यूजिक मिलने पे मेरी टीचर इतना खुश थी कि बेस्ट कोकिला का अवार्ड स्कूल में मिला, और ये सब चीजें चलती रही। तो धीरे धीरे करके एक जुनून के साथ में फिर वो कॉलेज में गई। कॉलेज मैंने आईपी कॉलेज, दिल्ली का आईपी कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जी उससे मैंने वाह। पढ़ाई जी की। वहां हमारी सब्सिडरी क्लासेस होती थी। मेन मेरा बीए ऑनर्स म्यूजिक था। तो हमारा माल रोड ओके। पे ललित कला संकाय करके इंस्टीट्यूट है, वहां से म्यूजिक किया मैंने। और फिर पीएचडी की डिग्री भी म्यूजिक से ली। ओके, तो आपको मतलब बचपन में सबसे पहला अवार्ड जो मिला वो कोकिला अवार्ड आपको मिला था? जी जी, स्कूल ओके में मैम, वो 12वीं वो जो क्लास में। कुछ ओके, वो कुछ कंपटीशन रहा होगा उसमें जरूर जो कोई गाना आपने गाया था वो आपको आज भी याद है? वो कौन सा गाना गाया था जिसके लिए आपको अवार्ड मिला था? मैं उसकी एक लाइन सुनाती हूँ, वो मैं आज तक भी प्लीज गाती प्लीज। चली आती हूँ। प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज। केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश। वाह वाह, क्या बात है मैम। अगर ये आज ये डिजिटल वाली दीवार नहीं होती तो मुझे पता है कि तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ तक सुनाई दे रही होती। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आज जब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है उसी दिन क्यों बारिश हुई है कंप्लीटली। और इन अच्छा। इन चंद लाइनों के बाद तो मुझे और भी लग रहा है कि आज भगवान भी कंप्लीटली हमारे साथ है। मैम, ये जो कंप्लीटली जर्नी रही है जब आपने आईपी कॉलेज से आपने कॉलेज किया, तो उसके बाद आपने क्या सिर्फ कभी सोलो सिंगिंग में भी आप रहे हैं? आपने लाइव शोज भी बहुत सारे किए हैं, और ये लाइव शोज किए हैं तो वो कहाँ पर आते थे, कैसे वो बनते थे, और उनके बारे में प्लीज आप अगर कुछ शेयर करना चाहें। हाँ, मेरा है कि जब मैं दिल्ली में आई 11th क्लास में, तो मैंने आकर के आकाशवाणी ज्वाइन किया। आकाशवाणी में अरे ऑडिशंस वाह। दिया। पहले युवा युवा मंच आता था, उसमें जी मैं जी। गाती थी। उसके बाद में, क्योंकि मैं ब्रज क्षेत्र से हूँ, वृंदावन से, तो मुझे थोड़ा सा लगाव था, इसलिए मैंने ब्रज माधुरी एक आता था, उसमें मैं गाना शुरू जी किया। फिर कुछ समय मैंने वहाँ एंकरिंग की। और ब्रज माधुरी में कि ब्रज भाषा में जो कृष्ण की लीलाएं हैं, नाट्य रूपांतर उसका होता था।
वहां पर डायरेक्टर थे गोसाई जी, जो हम लोगों को मिला करके जी। नाट्य रूपांतर होता था, नाटक करते थे। तो वो शुरू किया, फिर एंकरिंग शुरू की, बीच बीच में दूरदर्शन में थोड़े से प्रोग्राम्स दिए। वो चलता वाह, रहा लगातार। हाँ, अभी थोड़ा सा उससे हट करके फिर थिएटर की तरफ बढ़ गए। क्या बात है। मैम आपने कृष्ण लीला की बात की है, कृष्ण महोत्सव, कृष्ण लीला, उस पर कुछ अगर आपके जहन में अभी आ रहा है और आप हमसे चंद लाइनें कुछ शेयर करना चाहते हैं जो आपने वो ब्रज भाषा में उस समय जो सीखा हो, वो अगर आप हमारे साथ गाना चाहें। हाँ, उस समय रासलीला होती थी, इसमें एक आपको पता होगा कि हवेली संगीत भी मैं गाती हूँ। हवेली संगीत ब्रज का संगीत है, जैसे शास्त्रीय संगीत है उस जी। तरह से मंदिरों में गाया जाने वाला जो शास्त्रीय संगीत है उसको हवेली संगीत कहते हैं। तो उसमें जी। हवेली संगीत में क्या होता है कि कृष्ण के जितने भी हम क्रियाकलाप कृष्ण के साथ करते हैं, सुबह जी। उनको उठाना या उनको भोग लगाना या उनको फिर स्नान कराना, चार याम की पूजा, तो चार याम के हर अलग टाइप के पद होते हैं जिनको कि जी। अष्टछाप कवि द्वारा रचित पद हैं, वो समय समय पर गाए जाते हैं। तो उसमें वही जी। होता था ब्रज भाषा में। तो मैं एक पद आपको गा के सुनाती हूँ कि जैसे सुबह सुबह जी। आप कृष्ण जी। को, आपके घर में बच्चा होता है तो बड़े लाड प्यार से उसको उठाते हैं। कुछ कुछ बोल बोल बिल्कुल। के बच्चे को लालच दे के उसको उठाएंगे। उसी तरह से कृष्ण को लालच देकर ही उठाती थी उनकी माँ। तो किस तरह से, सूरदास का पद है, जी। जागिए बल गई हो मोहन, जागिए बल गई हो, जागिए बल गई हो, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, नई मुरली लई, जागिए बल गई हो मोहन, जागिए बल गई हो, जागे जंगम जीव पशु खग, जागे जंगम जीव पशु खग, बेर बन की भई, जागिए बल गई हो मोहन, जागिए बल गई हो। तो इस तरह से बड़े लाड प्यार से उनको उठाया जाता था। वाह। और वाह, आज भी मुझे क्या लगता बात है है मैम। हर माँ का यही रूप है, हर माँ बच्चे को इसी तरह से प्यार से उसको लालन पालन करती है। वो ही कृष्ण के रूप में था। बिल्कुल। जी। क्या बात है मैम। मैम एक एक चीज जो बहुत सारी जोड़ी जाती है स्पेशली आर्ट्स वालों के साथ, लेकिन आज जब लॉकडाउन है तो जितने भी कल्चर और आर्ट से रिलेटेड, चाहे एक्टर हो चाहे म्यूजिशियंस हो, वही सब लोग मिलकर अपने अपने तरीके से लोगों को एंटरटेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि क्या बनना है, सिंगर बनना है, क्या करोगे सिंगर बन के, पैसे कैसे कमाओगे, करोगे क्या लाइफ में, सिंगर बन के कहाँ जाओगे, कैसे बनोगे। आपके साथ भी ऐसा मोमेंट आया था कभी जिंदगी में? नहीं, मैं बहुत ओके। सौभाग्यशाली ओके। हूँ कि मुझे कभी इस तरह का मोमेंट नहीं आया कि मैं क्या करूंगी। मतलब अच्छा, तो घर में था, मेरे संगीत का रुझान था, मेरी दादी भी गाती थी, बुआ गाती थी, पापा मेरे बहुत अच्छा गाते थे। और कुछ कुछ क्लासिकल हमारे घरों में एक होता है कि कंपलसरी सीखना। वृंदावन में ओके। कथक और शास्त्रीय संगीत बहुत महत्वपूर्ण रहा है सीखना। तो इसलिए कभी वो चीज नहीं हुई कि म्यूजिक से क्या करोगे। वाह, क्या बात है। और जब जब आप अपने अपने फादर के साथ या मदर के साथ जब बैठा करते थे एकदम एकांत में, कभी बारिश हो जाया करती थी या ऐसा है, तो क्या जरा बातचीत होती थी? प्लीज मैं वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जब एकदम माहौल ऐसा हो गया कि भगवान ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब संगीत के अलावा तो उस समय कुछ हो ही नहीं सकता, और आपने जैसे बताया कि आपके घर में हर कोई संगीत से बहुत प्यार करता था, क्या माहौल बन जाता था मैम उस समय घर में? बारिश में सबसे बड़ा माहौल तो बनता था पकौड़े और हलवे का। ठीक है, सबसे बड़ा माहौल। उसके बाद पापा और हम बैठ के जी। जैसे खा रहे हैं, तो पापा का बहुत शौक था कि सीटी बजाना। जो हम ये चीज जो भी अच्छा। गाते हैं वो सीटी बजा के गाते थे। और आवाज बहुत अरे वाह। पलकदार थी। तो वो खाते खाते एक अलग सा ही आनंद होता था। तो सब इन्वॉल्व हो जाते थे उस वाह। चीज में, बस यही होता था। वाह मैम, आपके आपके फादर साहब का कोई ऐसा एक फेवरेट सॉन्ग जो आपको लगता है कि बस जब वो आता था तो वो पूरी दुनिया को बस भूल जाया करते थे? ऐसा तो कोई कोई एक खास तो ऐसी नहीं है, नज्म जो। लेकिन हाँ वो
जी हाँ, कुछ कुछ अजीब दास्तां उनको बहुत अच्छा लगता था। जी वो जी सीटी से जी। गाते थे उसको। अरे वाह। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। वो उसको सीटी बजा के गाते थे, बहुत बहुत ही वाह अच्छा लगता था। वाह। और मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन अभी अभी जब आप गा रहे थे ना, तो मुझे मुझे ना वो सीटी वो सुनाई दे रही थी, क्योंकि आपने कहा कि आवाज बड़ी खनकदार थी। वो सीटी किस तरीके से बजती होगी पूरे घर में। क्या बात है मैम। हम्म। मैम ये जब आपका कॉलेज हुआ आईपी कॉलेज से, और उसके बाद आपने कंप्लीटली संगीत में पूरी जो प्रैक्टिस की है, और आपके जो गुरु रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने गुरु के साथ आपका जो रिलेशन था उनसे आप कैसे सीखते थे, और एक गुरु शिष्य का रिलेशन क्या होता है, कैसे सीखा जाता है, कहाँ पर आपने सीखा, थोड़ा सा वो वाली ट्रेनिंग के बारे में भी और रिलेशनशिप के बारे में आप अगर बात कर पाए। हाँ, मेरे गुरुजी थे स्वर्गीय महादेव गोविंद राव देश पांडे जी, जो गंधर्व विद्यालय में भी जी सिखाते थे। और तो जी मैंने उनसे क्लासिकल सीखना, उनके घर पर जाती थी, उनसे सीखती थी। और मतलब बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह से गुरु मिले। उस समय भी गुरु को ये था कि संगीत जब हम सीखने जाते थे तो हर बच्चा नहीं अलग से सीख पाता था। फैकल्टी में हम लोग करते थे, वो तो ऐसे हमारी पढ़ाई थी तो हम कर ही रहे थे। अलग से सीखने का हर बच्चे को मौका नहीं मिलता था उस समय भी। 600 रुपये घंटा या 500 रुपये घंटा इस तरह से क्लास चलती थी, तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं जी होती थी वो चीजें। लेकिन मेरे जी जो गुरुजी थे उन्होंने था कि बच्चे की कला देखनी है, क्या उसके अंदर है, पूरी जान लगा के वो इतना देते थे। नहीं तो उस समय हर गुरु में ये नहीं था कि गुरु अपनी एक एक चीज कभी भी अपने शिष्य को नहीं देते थे, ज्यादातर अपने परिवार के लिए संभाल के रखते थे। लेकिन उनमें ये आदत है कि एक एक चीज वो अपने विद्यार्थी को सिखाते थे। तो हम जितने भी आसपास के जी। जितने हम लोग विद्यार्थी थे, और भगवान की दया से आज तक अभी जितने भी उनके सिखाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं सब पहुंचे हुए हैं और बहुत नामी लोग हैं। बहुत अच्छे से तो काम कर गुरु रहे हैं जी ऑब्वियसली तो मैम आप। जी जी हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे फैकल्टी में थी डॉक्टर कृष्णा बिष्ट जी, उमा गर्ग जी, और एल के पंडित जी, लक्ष्मण पंडित जी हैं, जी। पेंटर सर, बहुत ही अच्छे। वही किस्मत अच्छी रही कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया अच्छे अच्छे गुरु मुझे मिले, जिससे कि मैं आगे इस कदम पे बढ़ पाई। जी जी। नहीं मैम, ये गुरु और शिष्य का जो एक सीखना और उनका जो रिलेशनशिप होता है वो जिंदगी भर हमेशा याद रहता ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जिंदगी में जहाँ कभी कभी हम थोड़ा नर्वस, या जिंदगी कभी कभी हमें रोकने की कोशिश करती है, तो ये टीचर्स की टीचिंग ही है जो हमें एक साथ आगे लेकर चली जाती है। मैम बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत सारे लाइव शोज आप किया करते थे, और क्या लाइव शोज करने के बाद आपको कभी ऐसा भी होता था कि आपको फीडबैक भी मिलता हो, कभी कोई कॉल आया, कोई मैसेज आया, उस समय ईमेल आया करते थे, मैम आज हमने आपका गाना सुना और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कुछ लोगों ने कभी ऐसे आपसे बातचीत की हो? हाँ, ये तो होता ही रहता है अक्सर ही कि ये शोज के बाद में लोग स्टेज पे भी, वहां भी काफी लोग मिलते थे, बहुत तारीफ करते थे। और घर पे कॉल भी आते थे कुछ लोग कि हमें सीखना है। उसी के द्वारा फिर दूसरी जगह प्रोग्राम्स भी, इनविटेशंस मिलते थे। तो ये तो एक दौर था जो चल। मैम आपका एक प्रोग्राम जो है वो बहुत फेमस है, और उस प्रोग्राम का नाम है सावन के गीत। और शायद ही कोई ऐसा हम्म। साल रहा हो मेरे अस्मिता थिएटर ग्रुप के करियर में कि सावन के गीत का जो प्रोग्राम है या इंडिया हैबिटेट सेंटर में, या कमानी ऑडिटोरियम में, या श्रीराम सेंटर में ना हुआ हो। और आज जैसे समय भी है, दस्तूर भी है, और सावन के गीत यहाँ इंस्टाग्राम पे कंप्लीटली लाइव चल रहा है। मैम कुछ आपके जहन में जो आ रहा है सावन के गीत को लेके, कि आज ये बादल भी जरा झमझमा उठे। मैं अपनी गुरु शांति हीरानंद जी द्वारा सिखाई हुई कजरी है जो मैं जी सुनाती हूँ आपको। जी जी मैम। अब के साजन घर आजा, आजा, अब के साजन घर आजा, हो विदेशी सैया
सैया हूँ तो अकेली अकेली अब की साजन घर आजा आजा अब के साजन घर आजा उड़ियो रे कगबा ले जइयो संदेशवा उड़ियो रे कगबा ले जइयो संदेशवा पियू के पास ले जा तेरी सोने की चोंच मढ़ाऊंगी तेरी सोने की चोंच मढ़ाऊंगी पंख के ऊपर कलम से लिख दूंगी अब के साजन घर आजा आजा अब के साजन घर आजा। वाह वाह वाह, क्या बात है मैम। लगे नहीं रहा कि ये फोन की हुई दीवार है बीच में। एकदम इंडिया हैप्पीनेस सेंटर पर वापस चले गए हम लोग। संगीता मैम सिंगर हो या एक्टर हो या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म से लोग हैं, एक जर्नी है बड़ी ही बहुत मुश्किलों भरी जर्नी भी रहती है क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। सो क्या क्या दिक्कतें आपको लगती हैं कि एज अ सिंगर लाइफ में कभी ना कभी वो चीजें आती ही आती हैं, लेकिन उससे रुकना नहीं चाहिए कभी भी। किसी एक गीत, एक जो भी गाना गाते हैं उनको गाना अच्छा लगता है और वोकलिस्ट हैं, उनको कभी भी उन कठिनाइयों से रुकना नहीं चाहिए जो एक सिंगर की लाइफ में आती है। हाँ बिल्कुल ही, कभी भी रुकना तो नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं और उतार मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव आना भी जरूरी है लाइफ में। अगर एक ही तरह से लाइफ चलती चली जाती है तो उसमें कोई एक रौनक नहीं रहती है लाइफ के अंदर में। तो बहुत जरूरी है हमें खुद अपने अंदर हम क्या काबिलियत है क्या है वो भी उसमें समझ आ पाती है कि हम क्या कर सकते हैं इस माहौल में, इस परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं। ये नहीं कि खाली बैठ जाओ चीज को दबा करके, वो नहीं भी करना चाहिए किसी को भी। कोशिश हर पल करती रहिए, निरंतर करते 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 और ज्यादा निखार ही आता है, मुझे ऐसा लगता है। जरूरी है वो चीज। और मैम जैसे एक बड़ी छोटी सी चीज है कि जब भी कोई सिंगर अपने जहन में ले आता है कि मुझे सिंगर बनना ही है, और वो बनने के बाद सब लोग आजकल बहुत सारे जो हमारे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, अभी बहुत सारे माँ बाप भी देख रहे हैं, वो सीधे चाहते हैं कि हमें सीधा ही बॉलीवुड में जाना है और हमें सीधा जाके एक प्लेबैक सिंगर बनना है, हमें वहां पर पहुंचना है। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए बीच की जो जर्नी है कंप्लीटली, वो उस प्रोसेस को एंजॉय करे बिना सीधा सोच लेते हैं कि बस एक कोई इंडियाज गॉट टैलेंट का कोई कंपटीशन आ जाए या फिर ऐसा कोई कंपटीशन आ जाए या कोई कंपटीशन जीत जाए और वो जीत के चेहरा एक बार हमारा नोन हो जाए और हम वहां पर पहुंच जाएं। उनको प्लीज आप क्या बातचीत पहुंचाना चाहोगे कि वो प्रोसेस और वो सीखना और तपस्या को कभी भी प्लीज भूलना नहीं चाहिए? हाँ, प्रोसेस को भूलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो एक सभी जगह ट्रेंड चला हुआ आजकल, जो ये लाइव शोज आ रहे हैं, इसकी वजह से ही ज्यादा चल रहा है। हर कोई गया और सीधे पहुंच गया, हमें ये चीज हासिल हो जानी चाहिए। मेन जो मेहनत है, जैसे पुराने लोग करते थे, जो हम लोगों ने किया है, वो आज नहीं करने के इच्छुक नहीं, ज्यादा सिर्फ गा लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसके बीच में क्या चीज आ रही है। नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर तक जाने का कोई फायदा नहीं है किसी चीज के लिए। थोड़े वो एक रहता है, थोड़ा एक समय होता है जिस समय तक आपका वो काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है ना। तो हर चीज की वही करे, एक तरह से बचपन जीना है, समझ लीजिए म्यूजिक में भी एक बचपन है, तो बचपन जीना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे चीजों को जाते हैं तो हमारी नींव पूरी मजबूत रहती है। हमको पता है कि एक सांस और भी हम लगा रहे हैं तो उसकी कौन सी जगह है, कहाँ पर वो लगना चाहिए। ये नहीं खाली हमने एक धुन गा ली या हमने सीख लिया, वो नोटेशन गा ली, सीख लिया हमें, लेकिन पता ही नहीं है उसमें कौन सा स्वर लग रहा है, स्वर के बीच में कौन सी कर्ण मुड़ की छोटी छोटी सी पॉइंट्स होते हैं, वो कहाँ पर आ रहे हैं, हमें उसका एहसास ही नहीं है। तो उस चीज का ज्यादा लंबा फायदा नहीं होता है। वो चाहे
थिएटर हो चाहे दूसरे कोई भी एक कला का क्षेत्र हो, हर चीज को अगर हम जड़ से जुड़ करके करेंगे वो शायद लंबे दौर तक हमको फायदा देगी। मैम जब भी गुरु जब भी कोई टीचर बात करता है तो वो रियाज और तपस्या के बारे में बहुत ही दिल से बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज देकर बातचीत करते हैं। और जब मैं अगर रियाज शब्द का नाम लेता हूं मैम, आप किस तरीके से रियाज किया करते थे और किस तरीके से आप अभी जो सिंगर बनना चाहते हैं आप उनको क्या थोड़ा सा सुझाव देना चाहते हो कि आप जिस तरीके से रियाज करते थे, आपके टीचर आपको जिस तरीके से रियाज करवाए जाते थे, वो कैसे आप उनके साथ थोड़ी सी बातचीत शेयर कर सकते हैं? हाँ, मेरे गुरुजी हैं जो रियाज कराने का तरीका कि हम लोग खुद भी कहते थे, बहुत छोटे छोटे थे, कि गुरुजी सिर्फ सा को हम एक सा स्वर आपने दे दिया और कितनी देर हो गई हम इसको करते 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 रियाज। वो ये बोलते थे बेटा इसकी जड़ जब तक जमा नहीं लोगी ना बिल्कुल जमीन के अंदर में, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो एक खाली 7 स्वर है तो 7 स्वर को करने में 6 महीने लगे हमें, 7 महीने लगे करते करते, लेकिन वो चीज का फायदा आज हम लोगों को हो रहा है। और मुझे नहीं, हमें ही नहीं, मुझे लगता है जितने भी संगीतकार हैं सबके साथ यही है कि हर कला को, हर चीज को जितनी गहराई से अच्छे से घिस घिस के आप नहीं करोगे ना, तब उसका कोई यूज नहीं रह जाता। तो सबको ही अच्छे से मेहनत करके पहले उसका बेस को मजबूत बनाए। ये नहीं करे कि एक हर कोई सोचता है शॉर्ट टर्म कोर्स हो जाए किसी भी चीज का, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज का शॉर्ट टर्म कोर्स होने से कोई काम चल सकता है ना। यही कहना चाहूंगी कि हर कोई जिस काम में भी करो जरूर से जुटे। जी प्लीज बताएं मैम। जी हाँ, तो जो भी काम कर रहे हैं उसको दिल लगाकर अच्छे से करें और एक कहते हैं ना अपने अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए और बहुत पैशन के साथ में काम करें, नहीं मुझे करना, और एक ठान के जो जिद से काम होता है वो जिद काम में भी आनी चाहिए अपने में। वेरी ट्रू मैम। आपका जो संगीत है वो सिर्फ संगीत आपने अपने खुद तक कभी नहीं रखा। और क्योंकि मुझे एक और प्रोग्राम आपका याद आता है और वो भी हर साल, जैसे सावन के गीत रहा है वैसे ही वो प्रोग्राम भी हर साल होता रहा है, उसका नाम है होली के गीत। और जब भी होली के गीत नाम आ जाए करता था तो मुझे आज भी याद है काकोली, सावेरी, पूरी टीम, सब लोग, अस्मिता थिएटर ग्रुप का हर एक एक्टर, कोई फूल माला लेने के लिए गया हुआ है, कोई गुजिया लेने के लिए गया हुआ है, कोई स्टेज को सजा रहा है, आपकी फिर पूरी टीम आ रही है और उसके बाद कंप्लीटली प्रोग्राम हो रहा है और हॉल खचाखच भरा रहता था। तो मैम क्योंकि सब लोग बहुत ही मन लगाकर बैठे हैं आपको सुनने के लिए, कुछ आप अगर होली के गीत पर आप प्लीज गाना चाहें। मैं होली पे गिरजा देवी जी की एक रचना सुनाऊंगी आपको। जी जो मैं बहुत गाती हूँ अपने शोज में। जी। उड़त अबीर गुलाल डाली, उड़त अबीर गुलाल लाली, छाई है उड़त अबीर गुलाल लाली, लाल भय अंबर लाल भई जमुना, लाल भय अंबर लाल भय जमुना, लाल ही गंग गोपाल लाली, लाल ही गंग गोपाल लाली, छाई है उड़त अबीर गुलाल लाली, छाई है उड़त अबीर गुलाल लाली। वाह वाह, क्या बात है मैम। और इसका ग्रैंड फिनाले हुआ करता था मैम, आज बिरज में होली है रे रसिया, उसके बिना तो होली के गीत कभी आज तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। आई नो मैं बहुत सारी डिमांड रख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुझे ऑलरेडी फोन करके इतना बोल दिया था कि बहुत दिनों बाद आपको सुनने को मिल रहा है। तो प्लीज मैम, आज बिरज में होली है रे रसिया अगर हम सुन ले तो आज हमारा दिन बन जाएगा। जी बिल्कुल, आप तो सावन में होली खेल रहे हैं, चलिए। जी आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया,
होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन गावे के कृष्ण कन्हैया रमा, कौन गावे के कृष्ण कन्हैया रमा, कौन गावे राधा गोरी रे रसिया, कौन गावे राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। नंद गाँव के कृष्ण कन्हैया रमा, नंद गाँव के कृष्ण कन्हैया रमा, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मजा आ गया। और आप कह रहे थे कि हम सावन में होली बना रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ और लोग जिस तरीके से अपनी छोटी छोटी स्माइली बनाकर भेज रहे हैं, कोई भी चीज हो, चाहे होली हो चाहे सावन हो, आप जब अपनी आवाज का जादू बिखेरना शुरू करते हो तब सारी चीज वहीं की वहीं रह जाती है और सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम अभी अब आपका कॉलेज हुआ, आपकी पढ़ाई पूरी हुई, आपने लाइव शोज किए और उसके बाद जब आपकी शादी हुई और एक ऐसे इंसान से आपकी शादी हुई है जो ऑलरेडी अपनी ही दुनिया में इतने ज्यादा मशरूफ हैं, सुबह 4 बजे से लेके अगले सुबह के 4 बजे तक वो अपनी ही जिंदगी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, इतने ज्यादा इन्वॉल्व है। तो जिस दिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चल रहा हूं, जब पहली बार आपको पता चला था कि सर के घर वाले आपको देखने वाले हैं या आप सर के घर वालों को देखने जाने वाले हो, कुछ जो भी ऐसा हुआ होगा, वो मोमेंट कैसा था मैम और क्या हुआ था उस समय? सर के घर वाले आए थे घर पे और ये जो एक रस्म होती है अंगूठी वगैरह लेकर के वो आए थे, लेकिन बहुत अजीब सी बात है कि सर के घर वाले थे लेकिन सर नहीं आए थे क्योंकि सर को टाइम नहीं था, सर की रिहर्सल ये थी, तो सब लोग बुक करके फिर जाने लगे। फिर सब लोग अपना जो भी हुआ फॉर्मेलिटी वो सब करके सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। तो रात के 10:30 या 11:45 हो रहे थे, सब जाने के तैयार थे। उस समय सर एक फ्रेंड के साथ में घर पर आए। अरे यार मैं तो भूल गया था कि मेरी रिंग सेरेमनी आज। ऐसा चलता था। जी जी जी, क्या बात है। तो एज अ दुल्हन आपके माइंड में क्या आया था कि रिंग सेरेमनी और दूल्हा ही नहीं आया, तो फिर ऐसा क्या आया था आपके माइंड में उस समय? नहीं, कुछ नहीं आया था कि पता था कि जुनूनी इंसान हैं, अपने में लगे रहते हैं, लेकिन हाँ इतनी उम्मीद नहीं थी कि उस दिन भी नहीं आएंगे। कि चलो फिर आए, एट लास्ट आए और अपना जो रस्म हुई बस करके फिर चले गए। ओके ओके ओके, क्या बात है। और मैम जब आप अरविंद गौड़ सर के साथ और उसके बाद आप सब सेटल हुए, आप अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली में आप आ गए, और उसके बाद जो मैम म्यूजिक था, वो म्यूजिक और अस्मिता थिएटर ग्रुप का जो जुड़ाव है, आई थिंक अस्मिता थिएटर ग्रुप के हर एक नाटक में उसके बाद 4 चांद लग गए, क्योंकि आपका म्यूजिक उनके साथ एड ऑन होने लगा। आप एज अ म्यूजिक डायरेक्टर अपने सारे के सारे अस्मिता थिएटर ग्रुप के नाटकों में काम करते रहे। मैम पहला कौन सा गाना था जो आपने किसी नाटक के लिए उसको गाया था और उसका म्यूजिक में आपने डायरेक्शन दिया था? रिकॉर्डिंग्स और वो सब करके तो मैंने, जैसे सबसे पहले मेरे पास नाटक आया था कालीगुला। लेकिन उसमें कोई लाइव सॉन्ग नहीं थे, रिकॉर्डिंग म्यूजिक था और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने किया। उसके बाद आया हानुश, फिर उसके बाद आया तुगलक। तुगलक में आवाज थी, अजान किया मैंने, थोड़ा सा मैंने ही अजान गाया था। वो आवाजें थी उसके अंदर में। फिर आया रथ कल्याण, थोड़ा सा उसमें आलाप था। इस तरह से धीरे 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 करते करते
काफी नाटक आए, माधवी आया, इस तरह के कई नाटक आए बाद में, जिसमें कि लाइव संगीत चलना शुरू हो गया था। ओके अंधा युग आया, मैम, अंधा माधवी युग में में गाए हमने गाने। जी हम्म। जी मैम, माधवी नाटक में भी आपने अपनी आवाज भी दी है म्यूजिक डायरेक्शन के साथ साथ। हाँ, सब कुछ था उसके अंदर में, बिल्कुल। क्योंकि बड़ा खूबसूरत मैंने देखा है कि बड़ा खूबसूरत नाटक है। कुछ अगर माधवी से आपको आपके जहन में याद आता है, उसके कुछ बोल अगर आपको याद आते हैं और वो आप शेयर कर पाए हमारे साथ। शायद एक लाइन शायद याद आ जाए मुझे। चंद लाइन। जी जी। देख लो सृष्टि के रखवाले कि मैं हूँ चिरकुमारी, हाँ मैं हूँ चिरकुमारी, हाँ मैं हूँ चिरकुमारी। देख लो सृष्टि के रखवाले कि मैं हूँ चिरकुमारी, हाँ मैं हूँ चिरकुमारी, हाँ मैं हूँ चिरकुमारी। अभी बहुत ज्यादा याद नहीं है क्योंकि काफी साल हो गए। नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तभी ये जो आपने अभी बोला ना, इतने साल हो गए उसको, आपको शायद खुद भी याद नहीं आ रहा कि कितना म्यूजिक, कितनी आवाज आप ऑलरेडी सारे के सारे गानों में म्यूजिक डायरेक्शन के साथ आपने अरविंद सर के साथ मिलकर काम किया है। और मैम बहुत सारे नाटक ऐसे रहे हैं जिसमें एक्टर ने उन गानों को फील किया, और वो चाहे कोई इमोशनल सीन हो या कैसा भी कोई सीन हो, उसमें और चार चांद लग जाते हैं। उसको गानों से एक अलग सी पावर मिलती है, एक अलग जोन में जाने का मौका मिल जाता है। अगर मैं आपसे बस पूछना चाहूं तो आपके उस समय शुरू से लेकर अभी तक के दौर में ऐसे कौन कौन से एक्टर रहे हैं जिनका नाम आपको अभी भी याद है, जो आज बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अस्मिता थिएटर ग्रुप के एक्टर्स, जिन्होंने आपके गानों में बहुत सारे सीन में परफॉर्म भी किया है स्टेज के ऊपर? जैसे दीपक डोबरियाल तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल मैम। कंगना है क्योंकि रक्त कल्याण था, सपना है जी, ऐसे बहुत है, मुझे नाम नहीं याद। ये बहुत सारे आई थिंक आपके दीपक ओचानी जी बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग किया करते थे। फिर बजरंगबली सिंह हैं, वीरेंद्र बसोया हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं आपके साथ ही नाटकों में काम करते करते आगे चले। और अभी इशफाक सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, इशफाक से मुझे और काकोली और सावेरी से मुझे एक नाटक याद आ गया है, और आई थिंक सब लोग अपने घर में ही झूमने लग जाएंगे अगर मैं रामकली नाटक का नाम लेता हूं। और रामकली नाटक जिंदगी में कभी पूरा ही नहीं हो सकता अगर उसका वो गाना और आपकी वो आवाज ना आए। मैं सच बोलूं कि पानी चाहिए। मैं चाहता हूं प्लीज ये सब लोग अपना दिल पर हाथ रख के बैठे हैं ये आपसे सुनने के लिए, और अगर आप हमें प्लीज सुना पाए मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए, बूंदे बेमानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो। मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए, बूंदे बेमानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो। कुछ भीनी भीनी बानी चाहिए, भीनी भीनी बानी चाहिए, एक लोरी इंसानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो। धीरे लफ्जों के बाने चाहिए, एक लोरी इंसानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो। मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए, बूंदे बेमानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो। वाह वाह, क्या बात है। मुझे पता है मैम कि सब लोग अपने घर में एकदम झूमते झूमते, और जैसे नाटक में होता है वो छाते खुल जाते हैं, वो थैलियां आ जाती हैं और सब झूमकर नाच गा रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम प्लीज आप पानी पीते रहिएगा साथ में। मैं नहीं चाहता कि आप प्लीज थक जाएं, क्योंकि हम आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है अभी। ओके मैम, आपके साथ ना सूफी संगीत जो है आपके साथ, उसकी भी एक कंप्लीटली
जर्नी रही है, तो सूफी संगीत से आपका क्या रिलेशन रहा है? थोड़ा सा आप उसकी जर्नी के बारे में हमें प्लीज साझा कर पाए। हाँ, सूफी संगीत का है कि मेरे गुरुजी ने मुझे काफी हद तक कबीर गाने के लिए बोला। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी आवाज जो है ठुमरी ठुमरी कजरी चैती और सूफी तक बहुत अच्छी लगती है, अगर तुम गाओगी अपने उस फील्ड में लेके जाओगे अपने आप को तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे काफी रचनाएं सिखाई कि तुम ये चीजें गाओ। तो सूफी तभी से मैंने गाना शुरुआत किया, धीरे धीरे थोड़ा बीच में होली सावन के साथ सूफी भी गाती हूँ मैं। ओके मैम, आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग जो एक सर भी कभी कभी आपको कह देते होंगे कि जब कभी थक जाते हैं स्क्रिप्ट लिखकर या थक जाते हैं नाटक डायरेक्ट कर करके और एकदम कह देते होंगे मैम आ जाएं और प्लीज आप जरा मुझे प्लीज, मैं आंखें बंद कर रहा हूं और आप मुझे ये सूफी एक कुछ कलाम सुना दें। हाँ सुनाती हूँ। सूफी कलाम है, कबीर की रचना है जी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधी जंजीर, मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। वाह मैम, वाह कमाल है। और मैम हमें लगता था कि हम एक्टर्स की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन आज मुझे इंस्टाग्राम पे एकदम जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई मिल गई है। सच मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं और लोग लाइक कर रहे हैं ना, वो हमें जरा एहसास हो गया कि बाप हमेशा बाप ही रहता है। ओके मैम, अब आपकी जो एक जर्नी है वो कम्प्लीटली एक सिर्फ एक वोकलिस्ट या फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर की ही जर्नी नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी का जो आपका एस्पेक्ट है, और आई थिंक वो इन सबसे ज्यादा मुश्किल एस्पेक्ट है, और वो है द जर्नी ऑफ अ टीचर। आप एक स्कूल में टीचर भी हैं और आप स्कूल में पढ़ाती हैं, और पढ़ाने के साथ साथ ये सारा म्यूजिक डायरेक्शन थिएटर में भी करती हैं। मैम आपकी स्कूल की जर्नी कब से स्टार्ट हुई और कितने साल हो गए आपको, और आप कौन से स्कूल में भी हाल फिलहाल में काम करती हैं? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सबसे पहले मैंने, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अपने बाल भारती, सुना होगा स्कूल, बाल भारती बिल्कुल स्कूल, बिल्कुल जी। मैं उसमें पढ़ाती थी। उसके बाद अपना एमफिल पीएचडी करने लगी तो मैंने छोड़ दिया वो जॉब। उसके बाद में आफ्टर मैरिज में विवेकानंद कॉलेज में मैंने म्यूजिक सिखाया बच्चों को। फिर कुछ समय के लिए मुझे पुणे जाना पड़ गया बेटियों के साथ में, तो मैं पुणे चली गई। पुणे में भी मैंने जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का स्कूल है, उसमें मैंने जॉब किया एज ए म्यूजिक टीचर। क्या बात है। हाँ जी। और उसके बाद वापस दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जॉब किया, और अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में अटल आदर्श विद्यालय तिलक मार्ग में जॉब कर रही हूँ एज ए म्यूजिक टीचर। ओके ओके ओके। मैम म्यूजिक टीचर के लिए मतलब मैंने बहुत ही पास से म्यूजिक टीचर्स को देखा है, और सबसे पास से मैं आपको जानता हूं और समझने की भी कोशिश करता हूं। मैम एक वोकलिस्ट और म्यूजिक डायरेक्शन और जो टीचिंग की लाइन है, इनमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि
बिल्कुल। टीचिंग में आपको वो बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि स्कूल के कॉम्पिटिशन्स हैं तो आप तैयारी करवाएं, स्कूल में टीचर कोई नई आई है और अगर आपका जो पैशन है वो आपका म्यूजिक है, आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है, तो आपको कुछ और क्लास लेने के लिए भी आपको वहां पर रहना पड़ता है। आपकी एग्जामिनेशंस की ड्यूटीज हैं, आपकी मॉर्निंग असेंबलीज की ड्यूटीज हैं, तमाम कॉम्पिटिशन्स हैं। तो ये सब आप किस तरीके से अपने स्कूल का एक दिन आप जीते हो मैम? मुझे ये अच्छा लगता है करना। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आई थी करने, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर थी और उसके बाद कॉलेज में भी करा तो थोड़ा सा बच्चे बड़े ही होती हैं गर्ल्स वगैरह सब, तो उनके साथ एक था। और जब ये स्कूल में आई तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको समझाना करना शुरू में थोड़ा सा लग रहा था क्या ये कर पाएंगे बच्चे, लेकिन धीरे 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 बच्चों में इतना क्रेज आया, वो देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैं जड़ से बच्चों को तैयार कर पा रही हूँ। और उनको मैंने क्या किया, उनको एक और ज्यादा रुझान डालने के, क्लासिकल तो किया है लेकिन मैंने उनको थिएटर से जोड़ के क्लासिकल करवाया, क्योंकि थिएटर से जुड़ने के बाद कुछ चीजें और मुझे भी समझ आई कि संगीत किस तरह का इस तरीके से मैं सिखा सकती हूँ और आकर्षक तरीके से बना करके। तो वो करने से बच्चों में अच्छा लगाव आ गया और सब चीजें। और जो बाकी ड्यूटीज है वो भी थोड़ा सा चेंज के लिए अच्छा लगता है कि एग्जामिनेशन ड्यूटीज हो गए या कॉम्पिटिशन्स हो गए, तो ठीक लगता है, इतना कोई बर्डन नहीं लगता है। और बाकी लकी हूँ कि मुझे कोई अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए नहीं दिए जाते, मुझे म्यूजिक ही करना है। अगर कुछ अरेंजमेंट क्लासेस जैसी आती हैं तो मैं उसमें जाके बच्चों को म्यूजिक ही करवाती हूँ, तो थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग कर देती हूँ बच्चे म्यूजिक के थ्रू, थिएटर के थ्रू, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी वो सब करने में बहुत अच्छा लगता है। मैम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर गए अपनी बातचीत के बीच में कि आपने म्यूजिक और थिएटर को जोड़कर बच्चों को ज्यादा उनमें रुझान लाने की कोशिश की है। थोड़ा सा प्लीज मैं ब्रीफ में आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कैसे बनाया आपने और आप क्या करते हो क्लास के अंदर? क्लास में जैसे मैंने बच्चों को बोलना, आपको बोलना है, एक मैंने सा स्वर दे दिया बच्चों को कि आपको सा बोलना, लेकिन बच्चों को वो चीज समझ ही नहीं आ रही है ना, स्केल समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को खड़ा किया कि तुम इतनी आवाज में बोलोगे, तुम इतनी आवाज में बोलोगे, तुम मुझसे ऊपर आवाज में बोलोगे। इस तरह से बोल बोल के बच्चे हाई पिच तक ले जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि आपको थिएटर के लिए बोलना है तो इसमें आप मेरे को सुना रहे आवाज तो कितना धीरे बोल के सुनाओगे, आप बाहर खिड़की के बाहर कोई खड़ा उसको कैसे बोल करके सुनाओगे। तो उसमें सातों स्वरों का भी उनको ज्ञान हो जाता है कि एक आवाज एक दूसरे से ऊंची कैसे जाती है, ये भी उनको समझ आता है। और एक स्केल में जैसे स्टेप बाय स्टेप आवाज को सुरीला बना करके लेके जाना है वो भी इनको समझ आता है। एक चीखना ही म्यूजिक नहीं है, जैसे आजकल बच्चे स्कूल से बहुत करते हैं, वो रैप लिखते हैं, रैप लिख रहे हैं, रैप गा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता गा क्या रहे हैं। तो उनको वो भी थोड़ी चीजें बताई जाती है कि बेटा इसको इस तरह से करके गाओगे तो और सुरीलेपन से शायद आपका रैप और ज्यादा अच्छे हैं, शब्द अच्छे हैं। क्योंकि जो थिएटर में सॉन्ग्स गाते हैं, हम बंदिशें गाते हैं अपने गानों में, वो श्रृंगार रस की हैं, भक्ति हैं या वात्सल्य रस है, सब रस की कविता है। लेकिन जो थिएटर में उसी चीज को हम गा रहे हैं तो एक आक्रोश के साथ भी गा रहे हैं या उसके सारे रस उसमें भी दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों के गाने के तरीके में अंतर होता है, ठीक है। तो वो चीज भी बच्चों को समझाई जाती है, तो वो एक उनमें ना इंटरेस्ट डेवलप होता है चीज को कि इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट डेवलप जब होता चला जाता है तो बच्चे अच्छे से चीज कर पाता है, दोनों चीजों को अच्छे से कर पाता है। फिर वो उनको बोरिंग नहीं लगता है म्यूजिक करना भी, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं उनको क्लासिकल पसंद नहीं है कि क्लासिकल नहीं करना, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। एक क्लास है उसमें आधे बच्चे ड्राइंग में दे दिए, आधे म्यूजिक में दे दिए, तो मजबूरी में कई बार बच्चों को आना है। लेकिन जब हम इस तरीके से समझाते हैं तो आकर्षण बढ़ने के कारण बच्चे और दूसरे बच्चों को भी लेकर के आते हैं कि म्यूजिक को आप सीखो, कुछ बेनिफिट मिलेगा जी। तो सब होता है ऐसे। मैम कोई जो आपने स्कूल में, अब सबसे छोटा बच्चा कौन सी क्लास, आपको सबसे छोटे बच्चों की कौन सी क्लास लेते हो मैम स्कूल में? सबसे छोटी कभी कभी मुझे 6th क्लास मिल जाती है, तो 6th स्टैंडर्ड काफी छोटे ही बच्चे जब आपके पास, हाँ बहुत ही छोटे छोटे लड्डू होते ही हैं। हम 6th स्टैंडर्ड जब आपके पास आती है, कोई आपके जहन में वो छोटे बच्चों को उनका 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 माइंड पूरा रुझाने के लिए आप उनके साथ कौन सा सबसे पहले कौन सी चंद लाइनें आप शेयर करते हो, कौन सा गाना आपने कभी सबसे पहला उनको सिखाया हो जो बच्चों ने बहुत अच्छा निभाया हो? हाँ, एक गाना है जो मैं बच्चों के साथ करती हूँ कई बार से, क्योंकि 6 के बच्चे थोड़ा सा 5th से जब 6 में आते हैं तो वो अलग से ही चेंज होता है उनमें ना, वो बच्चे में होते हैं वो सोचते हैं बड़ों को कॉपी करें, बहुत अलग सी सिचुएशन उन बच्चों की होती है। और उनको कोई चीज बताइए तो नहीं, हम नहीं करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे, मतलब ज्यादातर ना बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ईगो के साथ में बड़ा। तो
शुरू में जैसे मैंने इनको स्वर सिखाने शुरू किए, अलंकार सिखाने शुरू किए, हम नहीं कर सकते मैडम, ठीक है चलो नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको उन्हीं की क्लास के अकॉर्डिंग चीजें लिया है। उनको एक मैंने गाना सिखाना शुरू किया, पाटी पोथी जी। लेके चले हैं, तो वो बच्चों को अरे बड़ा वाह। अच्छा लगता है। वो करते करते बच्चे जी बड़ा अच्छे से उसी के साथ कोई सुर जोड़ देती हैं, कोई एक आलाप दे देती है, बच्चा गा लो। कुछ ऐसी छोटी छोटी जी। चीजें करती हूँ जिससे एक्सपेरिमेंट से बच्चे शौक से फिर म्यूजिक करना शुरू करते हैं। फिर होता है कि आप फ्री पीरियड, जरा सा बच्चा हुआ म्यूजिक क्लास है, मैडम प्लीज हमारी क्लास ले लो, हमारी क्लास फ्री है। मतलब बहाने से पानी अरे पीने वाह, निकले क्या तो 1 बात। मिनट आ जाएंगे, मैडम जरा हम आ जाए, हमारी क्लास खाली पड़ी है। ये करते हैं बच्चे, वाह तो इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाता है वाह। इस चीज से। मैं भी पार्टी पोथी जो आपने बताया, चंद लाइन कुछ हम अगर प्लीज सुन पाए आपसे। हाँ देखती हूँ, शायद याद आ जाए। पाटी पोथी ले चले हैं लोग मेरे गांव के, पाटी वाह 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 पोथी ले वाह। चले हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ यह जान कर, अब क्या बात। लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, पाटी पोथी ले चले हैं लोग मेरे गांव के। इससे यही है कि बेटा आप जब पढ़ना सीखोगे तो अपनी आवाज उठाना सीख पाओगे, कर पाओगे चीजें। वाह। तो थोड़ा ऐसी छोटी चीजें नई उनके लिए लगती हैं, क्योंकि नहीं तो ज्यादातर टीचर्स यही करते हैं कि देशभक्ति गीत सिखा दिया बच्चों को, थोड़ी सी प्रार्थनाएं सिखा दी बच्चों को, कुछ अलग से चीज नहीं देते हैं, उसी में थोड़ा सा एक्ट करवा दिया इस गाने के साथ में, तो अच्छा लगने वो लगता है आप बच्चे करते को। हैं। तो मैम तमाम आई थिंक प्रिंसिपल और टीचर्स जब भी कोई कंपटीशन आता होगा या थिएटर का ही क्यों ना हो, वो जरूर आपके पास ही आ जाते होंगे कि मैम प्लीज 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 आप जरा तैयारी करवा दो। हाँ ये तो बिल्कुल रहता है, जरा सा कहीं किसी फील्ड का हुआ, किसी भी फील्ड का हुआ, साइंस का लीजिए, मैथ्स का लीजिए, किसी का लीजिए, आप जरा इस पे प्ले तैयार करा दीजिए, आपसे सॉन्ग तैयार करा दीजिए, तो कराते हैं फिर। नहीं बहुत जो बढ़िया, समझ में आता है थिएटर का करके वो सब मिला के। जी 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 मैम। मैम मुझे एक बात बड़ी बहुत अच्छी लगी कि वो बच्चे 1-1 मिनट का ब्रेक मिलता है पानी पीने के लिए या इवन वॉशरूम जाने के लिए या लंच ब्रेक में भी तो आपके पास आ जाते हैं कि मैम हाँ प्लीज कुछ प्रैक्टिस कर ले। बहुत बहुत अच्छा लगा हाँ मुझे सुन के। इतना प्यार अगर मिल जाए बच्चों को और ये वाला टीचर के साथ जो रिलेशन है ये बन जाए, फिर तो बच्चा कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर ही लेता है। मैम और इतने साल आपने टीचिंग में जो गुजारे हैं, कभी कभी किसी और दूसरे स्कूल से आपके पास ऐसा वो नहीं आता कि क्योंकि अब आप इतनी एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, तो कहीं और दूसरे स्कूल से नहीं आता कि मैम अब प्लीज आप यहाँ पर आ जाएं, या मैम आप वहां पर आ जाएं, मैम प्लीज अब आप यहाँ पर आ जाएं, या मैम हम आपको अब एक लेवल ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है मैम? मेरे साथ हुआ ही है। जब मैंने ज्वाइन किया पटौदी हाउस स्कूल में, वहां से दूसरे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने बोला कि किसी से बोला कि वहाँ टीचर है तो आप उनसे बात कर लो अगर हमारे स्कूल में आ सकते हैं, हमने सुना है उनके बारे में। मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ, मुझे भी नहीं पता नया स्कूल कैसा है, कैसा माहौल है। दूसरे दिन वो ऑफिस से ऑर्डर लेकर आ गए और मेरा ट्रांसफर ऑर्डर लेके प्रिंसिपल खुद आए, वहां से मुझे लेके अपने स्कूल में आ गए। फिर वहां मैं 14 साल रही। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ट्रांसफर हो जाती 14 साल बाद, फिर उल्टी सीधी जगह करें ये लोग, तो फिर मैंने बंगाली स्कूल है, बंगाली मार्केट में स्कूल है, मेरे को नियरेस्ट पड़ता था, मैंने वहां किया। वहां हमारे यहाँ होता था 3-3 दिन के लिए अलग अलग स्कूल से प्रिंसिपल्स आते हैं, हर स्कूल में रिफ्लिंग होती है उनकी, तो वो आते थे वहां। उन्होंने कुछ मुझे करने के लिए बोला बच्चों के साथ में, अचानक से कुछ बोला, मैंने अचानक करा दिया और असेंबली वगैरह उन्होंने देखी 3 दिन के अंदर में। चौथे दिन मेरे स्कूल में ऑर्डर आ गया कि आप जिस स्कूल से प्रिंसिपल आए थे कि मेरा ट्रांसफर वहां पर हो गया है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे भी 1 साल भी स्कूल से आए हुए नहीं हुआ है यहाँ पर, और मेरे को क्यों बुला लिया गया। तो वहां जाके मुझे पता चला कि सर यहाँ पर आए थे, इसलिए उन्हें काम अच्छा लगा, इसलिए उस स्कूल के टीचर का ट्रांसफर दूसरी जगह करवाया, वहां मेरे को उन्होंने ले लिया। तो ये तो चलता रहता है मेरा, अधिकतर इसी तरह से ट्रांसफर हुए हैं मुझे। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिटायरमेंट तक यही निकल जाए तो मेरा अच्छा है, क्योंकि स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है सब कुछ। और हाँ, एक यूज टू भी हो जाता है, आपको हर एक बच्चे के बारे में पता रहता है, टीचर्स के बारे में रहता है, एक फैमिली बन जाती है, क्योंकि आपका बहुत सारा वक्त तो वहाँ स्कूल में ही जाता है और फिर अपने रियाज के लिए भी वक्त मिल जाता है। मैम
क्योंकि मैं टीचर्स को बहुत बहुत ही सलाम करता हूँ कि जितनी जद्दोजहद वो लगाते हैं बच्चों के ऊपर, वो काबिले तारीफ है। मैम, थिएटर में जैसे बहुत सारे ऐसे नाटक है जिसमें बहुत बड़ी टीम है, लेकिन कुछ ऐसे नाटक भी हैं जो सोलो नाटक रहे हैं अस्मिता थिएटर ग्रुप में, जिसमें एक एक्टर अकेला ही है स्टेज पर, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को, अगर मैं कह लूं कि एक दूसरा कैरेक्टर है, वो आपकी आवाज है, और आपकी आवाज से उसको बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। सो जैसे लुशिन दुबे अरविंद गौड़ सर के साथ बहुत काम करती हैं और काबिल तारीफ काम करती हैं। उनके बहुत सारे नाटक, चाहे अरुणा स्टोरी हो, चाहे कोई भी नाटक हो उनका, वो बहुत ही क्वेश्चन छोड़ जाता है माइंड में डिस्कस करने के लिए। लुशिन दुबे मैम के लिए या किसी सोलो नाटक में भी आपने अपना म्यूजिक दिया है अपनी आवाज के साथ? हाँ, मैंने लुशिन दुबे जी के साथ तो मैंने ज्यादातर शुरुआती दौर से ही उनके नाटकों में संगीत दिया है, गाया भी है मैंने उनके लिए। और वो खुद भी बहुत यही बोलती है हमेशा कि संगीता तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे काम करने में ज्यादा सहूलियत रहेगी। और उनका काम तो खैर आप सबने देखा ही है, काम बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूजिक देती हूँ, बिल्कुल। गाने में देती हूँ उनके साथ में। कोई हाल फिलहाल का नाटक मैम रहा हो या कोई पुराना नाटक रहा हो जिसमें उनके साथ बैठकर आप जब आपका ही गाना जो रिकॉर्ड हुआ हो और वो बैठकर आपके साथ उनकी कुछ बातचीत हुई हो कि हाँ, अब मेरा जो सीन है ना, ये गाने की वजह से, बोल की वजह से, आपकी आवाज की वजह से ये कुछ और ही बन गया है? हाँ, लुशिन जी का तो रहता ही है कि कहती मैं कुछ और ही खेल जाती हूँ उस समय पर। जब मैं गाती हूँ ना तो कई बार तो मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ, मेरे को लगता है मैं क्या कर रही हूँ। कई बार हो जाता है उनका भी, लेकिन संगीत अच्छा लगता है उनको। सुनाओ कोई एक ऐसा नाटक जो आपको उनका याद आ रहा हो मैम? आवाज आ रही है मैम? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है, आ रही है। मैम कोई एक ऐसा हाँ हाँ मैम कोई एक ऐसा नाटक का गाना जो आपको उनका याद आ रहा है, और नाटक में, क्योंकि वो आई नो वो चंद लाइनें जितनी भी होंगी वो एक प्रकाश डाल जाता है हमेशा माइंड में। कोई ऐसा नाटक का, लुशिन दुबे मैम का गाना अगर आपको याद है? हाँ, उनका नाटक था अनटाइटल्ड सोलो। मैंने उनके साथ पहली बार अनटाइटल्ड सोलो में ही काम किया था। तो उसमें मैंने कुछ ठुमरियाँ, छोटी छोटी सी ठुमरियाँ गाई थी, कुछ आलाप थे उनके लिए, वो किए थे मैंने। तो मैं सुनाती हूँ जी। जिन मारा नजरिया के बान सवरिया, लागी करजवा में चोट रे, लागी करजवा में चोट। जिन मारा नजरिया के बान, जिन मारा नजरिया के बान सवरिया, लागी करजवा में चोट रे, लागी करजवा में चोट। वाह मैम, आपकी आवाज और लुशिन दुबे मैम का जब एक्ट मिलता है तो वो कमाल करता है स्टेज के ऊपर। बहुत बहुत खूब मैम। मैम एक चीज मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक नाटक है, जिस लाहौर नी वेख्या वो जमिया नहीं, वो असगर वजाहत साहब ने लिखा है। और हर नाटक के बाद जैसा कि अस्मिता थिएटर ग्रुप में होता है कि एक एक्टर आखिरी में जाकर नाटक के बाद ऑडियंस से रूबरू होता है, उनसे बातचीत करता है और उनको कास्ट और डायरेक्टर के बारे में और म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में और एक्टर्स के नाम के बारे में उनको रूबरू कराता है। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में मैंने एक लाइन ऐड करनी शुरू की थी और मुझे अरविंद सर ने कहा था, और उसका वो लाइन ये थी, और मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, ये था असगर वजाहत साहब का नाटक जिस लाहौर नी वेख्या और जमिया नहीं। इस नाटक को अरविंद गौड़ साहब ने डायरेक्ट किया है, और इसमें जो म्यूजिक डायरेक्ट किया है वो डॉक्टर संगीता गौड़ मैम ने डायरेक्ट किया है। और जो मेन लाइन है वो ये है कि, और जो बहुत कम होता है थिएटर में, कि इस नाटक के लिए डॉक्टर संगीता गौड़ मैम को डायरेक्टर्स चॉइस अवार्ड फॉर म्यूजिक से भी नवाजा गया है। सो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि थिएटर में, और वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर को, एक्टर और राइटर डायरेक्टर को तो बहुत अवार्ड मिलते हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर को अवार्ड मिला है। मैम ये अवार्ड आपको कैसे पता चला
ये कहाँ पर हुआ था, और आपको कैसा लगा कि बॉलीवुड में बहुत कुछ होता है ऐसा, लेकिन आज गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे मेरे एक नाटक के लिए, अपनी आवाज और म्यूजिक देने के लिए मुझे एक अवार्ड हासिल हुआ है। हाँ, ये लखनऊ में था, और मैं वहां पर नहीं गई थी। बेटी सावेरी और अरविंद गौर जी गए हुए थे वहां पर, तो वहां कोई कंपटीशन था, तो वहां पर ये प्ले हुआ। उस दौरान ये मुझे अवार्ड मिला था। मैं मौजूद नहीं थी वहां पर। तो ओके जो ओके। खुशी मुझे मिली वो और मुझे मैम, तुमसे जी सुन के मिली जी ज्यादा। जी, हाँ, ये इंदौर में हुआ था नाटक, तब वहां ओके पर मुझे ओके। अवार्ड मिला था। बहुत खूब मैम, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन थिएटर की दुनिया में कहीं कहीं ना कहीं इतने साल हो गए, लेकिन आज भी जो पर्दे के पीछे जो लोग मिलकर काम करते हैं, उनका जो अप्रिसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसीलिए अरविंद सर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने हमेशा लाइट सही करने वाले हों, या फिर ग्रीन रूम को साफ करने वाले लोग हों, या स्टेज पे पोछा लगाने वाले लोग हों, या फिर कोई भी टेक्निकल आदमी क्यों ना हो, चाहे लिफ्ट से सामान ऊपर नीचे ले जाने वाले हो, उन्होंने हमेशा उनका नाम लिया है और उनको हमेशा मदद करने की कोशिश की है। मैम, ये जो असगर वजाहत साहब का नाटक है, जिस लाहौर नहीं वेख्या, आई नो इसमें बहुत सारे गाने आपने गाए हैं और संगीत भी दिया है। आपके दिल के सबसे करीब जो गाना है, उसमें प्लीज हम वो सुनना चाहते हैं आपसे, जो भी आपके दिल के सबसे करीब हो। एक मिनट, प्लीज प्लीज, हाँ एक्चुअली प्लीज। मुझे याद नहीं है अभी, बिल्कुल याद नहीं है सॉन्ग, बहुत नहीं, सारे आप हो प्लीज जाते आराम हैं। से, क्योंकि मुझे मुझे जो इस समय याद आ रहा है कि, और जिस तरीके का माहौल है, शहर सुनसान है, जिस तरीके का माहौल है, वो मुझे ये कुछ चंद लाइनें आपकी याद आ जाती है हमेशा। अच्छा, तो राहुल तुम ही गाओ थोड़ा सा, नहीं नहीं तुम भी अच्छा गाते हो। मैम, मेरी 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 अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके सामने गा पाऊँ। आप प्लीज आराम से, क्योंकि जो पन्ने भी आप इधर से उधर, जिन पन्नों का आप मोड़ भी रहे हो ना, ये पन्ने भी, नहीं, इनमें इनमें जितने गानों का जो एक्सपीरियंस छुपा हुआ है ना, इस आपकी छोटी सी एक बुक में, शायद ये भी किसी के हाथ लग जाए किसी दिन, तो वो भी ना जाने बहुत सारी चीजें ऐसे ही तपस्या करना शुरू कर दे। इसलिए आप प्लीज अपना समय लीजिए। हम लोग ना थोड़े ज्यादा ग्रीडी हैं, हमें लालच आ जाता है आपकी आवाज सुन के। चलो, कोशिश करती हूँ। जी जी मैम, प्लीज, बहुत शहर बहुत शुक्रिया। सुनसान है, किधर वाह, क्या बात है। जाए, शहर सुनसान है, किधर जाए, खाक होकर कहीं बिखर जाए, शहर सुनसान है, किधर जाए, शहर सुनसान है। वाह वाह, मुझे नहीं लगता मैम कि इससे इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द और बोल अभी के वक्त में कंप्लीटली यहाँ पर है। मैम, अब मैं जरा ना आपको 5 मिनट, मैं चाहता हूँ कि ये बातों बातों में, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बातों बातों के बीच में ही मैं चुप हो जाऊं, और कंप्लीटली आपका एक लाइव शो मैं प्लीज चाहता हूं। जो भी आप का मन है, जो भी आज तक के कंप्लीटली एक्सपीरियंस है आपके जहन में, जो बोल आते हैं, जो गीत आते हैं, मैं चाहता हूं कि ये अगले 5 मिनट प्लीज सिर्फ आपके पास है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा बीच में, आप कंप्लीटली, स्टेज आपका है, आप जैसे चाहें, जो सुनाना चाहें, सब कुछ आपके ऊपर है मैम। द स्टेज इज योर्स। मुझे एक कजरी है जो बहुत पसंद है। मैं अक्सर, जी तब बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे बहुत, मैं वो सुनाना चाहती हूँ जी आपको। जी, प्लीज प्लीज। का संग झूला झूले ब्रज माही, का संग झूला बीते अवध सैया, आवत नाही बीते अवध सैया, आवत ना।
जई है, फागुन जई, फागुन जई, भोर फिर आई, गईले जो बन, गईले जो बन, फिर आवत नाही, का संग झूला झूले ब्रज माही, का संग झूला। वाह वाह एक और रचना वाह है, मैम, क्या बात। एक और रचना है, जी जी प्लीज मैम। ये है जी जी रचना। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी वाह वाह। सखी मोरे ख्वाजा घर आए, बाग लगे उस आंगन को, बाग लगे उस आंगन को, अपने पिया की बलि बलि जाऊं, अपने पिया की बलि बलि जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को, तेरी सखी मोरी पिया घर आए, रे सखी मोरी ख्वाजा घर आए। बहुत बहुत खूब मैम, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक ये छोटे से लाइव आपके शो के बाद मैम मैंने ये कुछ तैयार करके रखा है अपने पास, और मैं पहले ही आपसे गुस्ताखी माफी चाहता हूँ। ओके, अगर मैं कुछ गुस्ताखी करूँ आपसे, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं और ये मैं अब शुरू कर रहा हूँ, और आपके मन में जो भी आए आप इसको कंप्लीटली आंसर करना, आप शुरू कर सकते हो। ओके ओके मैम। हाँ मैम, बहुत ही जल्दी से, आपका बेस्ट खाना, आपको क्या खाना अच्छा लगता है? खिचड़ी। खिचड़ी, ओके ठीक है मैम। आपकी बेस्ट फिल्म जो आप कभी भी देख सकते हो दिन रात? इजाजत। हाँ जी, इजाजत। इजाजत, ओके, क्या बात है मैम। आपका बेस्ट मोमेंट विद फैमिली आज तक का? जब एक साथ सब लोग बैठते हैं और मस्ती करते हैं, वो सबसे अच्छा मेरा मोमेंट होता है। वो आपका सबसे अच्छा, बहुत क्या कम बात मिल है, पाता क्या है बात है। चांस। काकोली, सावेरी या अरविंद गौरसर, तीनों में से सबसे ज्यादा शैतान कौन है और क्यों? सबसे ज्यादा अरविंद जी हैं। क्यों क्यों? रियली, मतलब काम के समय या वैसे इतने बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शोर अरविंद जी बजाते हैं, और मेरे को बस जी। एक यही लगता है कि नहीं, आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, और ये उतना ही लाउड होके जानबूझ करके कि जोर जोर से बोलते हैं ना, इससे मुझे अरविंद जी सबसे शैतान लगते हैं। ओके ओके, डन मैम। अरविंद सर एज एन एक्टर, अरविंद सर एज अ डायरेक्टर, या फिर अरविंद सर एज अ हस्बैंड? एज ए डायरेक्टर। एज अ डायरेक्टर, अरे बाप रे। सर देखेंगे क्योंकि या वो तो घर में मुझे भी गोली डायरेक्टर मार होते देंगे हैं। अगली बार कि सबके नहीं, सामने वो आज। घर में भी एज ए डायरेक्टर ही रहते हैं, वो हर चीज को अच्छा, घर में भी एज अ डायरेक्टर ही, हाँ। ठीक है, ओके ओके। मैम, एक पहला हिंदी फिल्म का सॉन्ग जो आपके दिल के सबसे करीब है? मैंने बोला मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है इजाजत, और इजाजत। इसका एक
हाँ, इसका एक सॉन्ग है जो मैं और अरविंद जी बहुत, जब हम मिलते थे तो वही जी सॉन्ग गाते थे बाइक पे बैठ के। जी। मेरा कुछ सामान वाह वाह वाह। तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे पल रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। एक इजाजत दो, तब मैं इसको दफनाऊंगी। मैं भी वही सो जाऊंगी, मैं भी वही सो जाऊंगी। वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत मैम। ठीक है, ओके मैम, बस मेरा एक कुछ दो तीन चंद आखिरी सवाल वो रह गए हैं। मैम, एक ऐसी रोमांटिक फिल्म का नाम आपको बताना है जो आप अरविंद गौर सर के साथ मिलकर करना चाहते हो, जो ऑलरेडी हो चुकी है। आप अगर अरविंद सर के साथ एक फिल्म में काम करना चाहो तो वो फिल्म कौन सी होगी और क्यों? मेरे लिए इजाजत ही सबसे अच्छी फिल्म है। अच्छा, इजाजत सबसे अच्छी फिल्म है और वही फिल्म आपके मुझे साथ होने बहुत वाली अच्छी है। ओके लगती है। हाँ। ओके, डन डन। मैम, संगीता मैम को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा जब सब मेरी बात नहीं मानते। ओके, ठीक है, ओके मैम। ये मेरा बस आखिरी, ये जो चंद दो कागज हैं बड़ी मेहनत से मैंने लिखे हैं, और इसके लिए भी मैं पहले आपसे माफी मांग लूं, ठीक है? ओके, क्योंकि ना सर और आप स्टेज पर तो ज्यादा दिखते नहीं, बहुत कम आप दिख पाते हो। घर पर भी सर बिजी रहते हैं बहुत सारा, और आप भी घर के काम और अपनी अपनी जिंदगी में आप भी बिजी रहते हो, स्कूल में। ओके मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है, और इनका आंसर ना आपको प्लीज गाने से ही देना है, चाहे आप एक ही लाइन क्यों ना गुनगुना पाओ। ओके, जब आपने पहली बार सर को देखा था तो आपके जहन में कौन सा गाना आया था? आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सीधे गाने की लाइन शुरू कर देनी है बस। जब आपने पहली बार सर को देखा तो कौन सा गाना आपके जहन में आया? दिल हूं करे घबराए, घन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी के मेरी अखियों से जर जा। दिल हूं। ओके ओके, वाह क्या बात है। ओके मैम, जब पहली बार सर को देखकर आपको गुस्सा आया था? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से कर लें आप, नो वरी। ओके, आवाज आ रही है मैम? हाँ, आ रही है। हाँ ओके, ठीक है। हाँ, कर ले, आप फोन सेटल कर ले, अभी एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके मैम, जब पहली बार सर को देखकर आपको गुस्सा आया था तो कौन सी लाइन आपके माइंड में गाने के हिसाब से आई थी? मुझे सिर्फ गुस्सा ही आया था, कोई गाने का तो उसमें मन ही नहीं कर रहा था।
मन ही नहीं किया, ओके ठीक है, ओके। हाँ। मैम जब गलती आपकी थी और डांट दिया आपने सर को, जब गलती आपकी थी और आपने सर को डांट दिया, तब एक कौन से गाने की लाइन आपको लगता है कि आपके माइंड में उस समय चल रही होती? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वाह जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह वाह, क्या बात है। उसके बाद सर तो वैसे ही एकदम चुपचाप हो गए होंगे, सारी आवाजें ही बंद हो गई होंगी। मैम जब पहली बार आपने बारिश की बूंदों को पहली बार आपने जब फील किया, एक अकेले छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे क्या बात सूखे है। आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा। वाह वाह, क्या बात है। और मैम बस इस श्रृंखला का ये आखिरी गाने के ऊपर सवाल, जब काकोली सावेरी का जन्म हुआ और आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा गिफ्ट मिला था, उनको जब पहली बार आपने देखा था, तब आपके जहन में कौन से गाने की चंद लाइनें आई थी? उस समय तुमको लगता है कि गाने का ध्यान रहता है? चलिए अब अगर सोच लीजिए कि उस समय चलिए अब आप अगर सोच लीजिए, कोई बात नहीं, अब दोबारा उस मोमेंट में जाके आप ऐसे करके देख लीजिए। ओके। लुका छिपी बहुत हुई, वाह सामने आ जाना, आजा शाम हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। वाह, क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम बस आज मदर्स डे है, और मदर्स डे पर बस मदर्स डे पूरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी सारी माओं के तरह बिना लोरे सुनाए आपने अपनी बेटियों को कभी सोने नहीं दिया होगा बचपन में। आज भी कभी कभी जब उनको नींद नहीं आती होगी, क्योंकि एक बेटी है जो बहुत सारा थिएटर करने के बाद इंटरनेशनल फिल्म कर रही है, उसकी भोर फिल्म बहुत फेमस है, तो आपके घर में एक इंटरनेशनल सितारा ऑलरेडी है। फिर आपकी दूसरी बेटी है काकोली गौड़, वो कंप्लीटली इतना सारा थिएटर करने के साथ साथ, इतनी सारी क्लासेस लेने के साथ साथ, अस्मिता थिएटर ग्रुप के काम करने के साथ साथ, एज एन एक्ट्रेस काम करने के साथ साथ, बहुत सारे छोटे बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, या अपने कॉलेज में, या अपना ही तमाम एक थिएटर वर्कशॉप में उनको एक्टिंग सिखाने की कोशिश कर रही है। और बहुत खुशी होती है मुझे बताते हुए कि अभी काकोली गौड़ को भी सरला देवी बिरला अवार्ड से नवाजा गया था। तो ना जाने कितने तमाम अवार्ड आपके घर में ऑलरेडी हैं, और ये अवार्ड हमेशा ही बढ़ते रहे। मैम आपकी लोरी उन अपनी बेटियों के साथ साथ उन सारे बच्चों के लिए जो अपने माँ को बहुत दिल से प्यार करते हैं, जो मैं काकोली सावरी को भी सुनाती थी। जी। धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया, आ जा रही आजा, धीरे से आजा, धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया, आ जा रही आजा, धीरे से आजा। क्या बात है मैम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना सारा वक्त देने के लिए। आखिरी बस मेरा सवाल, और ये हम सब अस्मिता के एक्टर हो या कहीं पर भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली को हमेशा जोड़ के रखा जाता है। मैम जब किसी किसी इंसान का बहुत नाम होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी
बहुत सारी चीजें चलती आ रही होती हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, कभी काम पर भी सवाल उठाते हैं। तो वो बड़ा ही मुश्किल वाला दौर हो जाता है पूरी फैमिली के लिए। तो मैम अरविंद गौर सर भी हमेशा पूरी जद्दोजहद के साथ पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए, आर्टिस्ट के लिए पूरे दम से काम करते रहते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि आपके घर में पैसा आता कहाँ से है। आई नो आपकी सैलरी जरूर आती होगी, सॉरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है हम सबके साथ साथ। क्योंकि सर क्या करते हैं, जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स हैं, चाहे वो सावेरी ने ली हो, चाहे वो काकोली ने ली हो, चाहे वो अरविंद गौर सर ने क्यों ना ली हो, चाहे वो आपकी सैलरी ही क्यों ना हो, चाहे वो सरला बिरला अवार्ड की जो मनी आया हो, या फिर सावेरी की जो फिल्म से जो अमाउंट आया हो, वो सारा का सारा लग जाता है एक्टर्स के लिए ऑडिटोरियम को बुक करना। क्योंकि अभी कुछ समय पहले सर ने एक फेस्टिवल निकाला था और उसकी टिकट 1 रुपए कर दी थी, जबकि उस ऑडिटोरियम का किराया 65,000 रुपए था और वो 1 महीना चला था, और आया 1 रुपया खर्च कर दिया 65,000 रुपए 30 दिन के लिए। तो मैम जब ये सारी की सारी चीजें होती हैं और कोई ना कोई सवाल उठाता है, जब आप इतनी जद्दोजहद से पूरी फैमिली काम करते हो, मैम हाउ डू यू मैनेज, कैसे मैनेज करते हो आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, कैसे मैनेज करते हो आप? ये तो है ही, हालात हैं हमारे जैसे भी हैं, सभी जानते हैं। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं और गलत गलत चीजें रखते हैं। वो मुझे लगता है कि जो इंसान मेहनत से काम कर रहा होता है, तो थोड़े बहुत तो रास्ते में रुकावटें आती रहती हैं, तो उसको देख के रुकते तो नहीं है हम लोग, लेकिन मैनेज हो जाता है धीरे धीरे कर। जितनी चीजें हैं उसी के अंदर में हम लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि दिल की खुशी मिलती रहे, काम में संतुष्टि मिलती रहे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण, ना कि भौतिक उपलब्धियां हमारे लिए इतना महत्व रखती हैं। तो जो जैसे है उसी में सभी लोग मिलके खुश रहते हैं। हाँ, बस ये एक पैशन रहता है कि काम, हाँ काम करना है, काम करना बस एक पैशन है, और एक सच्चाई के साथ जी सीख रहे हैं, तो जिनके साथ पूरी शिद्दत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और वो समाज को दिख भी रहा है हमारा काम जो कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें इस चीज का फर्क पड़ना भी चाहिए। बहुत कोशिश करते हैं लोग झुकाने की, परेशान करने की, पर कोई, ठीक है चलेगा, समाज है, समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं, पर जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहना चाहिए। हमें भी वैसी मेहनत करते रहना चाहिए। और आज जैसे हमारा, चाहे मेरी तनख्वाह हो, चाहे थोड़ा बहुत जो भी करके जैसे भी हम लोग गुजारा करें, अस्मिता से हम लोग नहीं लेते हैं घर में, कुछ भी हम लोग घर में यूज नहीं करते हैं सर की तरफ से लेके। तो जो चल रहा है भगवान ऐसे चला रहा है और आगे शायद चलाता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कभी कोई ऐसी कमी आएगी या कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि पेट 2 रोटी से ही भरता है, ज्यादा खाने का कोई फायदा नहीं है। 2 रोटी ईश्वर देता रहे, ईमानदारी की, सच्चाई की रोटी, वो बहुत जरूरी है। और वो मेरे लिए नहीं, सभी से मैं यही कहूंगी कि सभी की कोशिश यही है कि ईमानदारी की रोटी मिलती रहे, बाकी कोई फायदा नहीं है ज्यादा एक्स्ट्रा हाथ पे मारने के लिए भी। जो काम है वो समाज में दिखे, काम करते रहिए, दिल से काम कीजिए, जिसमें अपने को भी खुशी मिले, संतुष्टि मिले। मैम बहुत बहुत बड़ी बात कह गए आप, और बहुत कुछ है सबके लिए सीखने के लिए इस छोटी सी बात में कि बस रोटी मिलती रहे। और इतने 26-27 साल में आपने थिएटर से अपने घर में कोई पैसा लगाया नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसके बारे में किसी को पता हो या ना पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम बस जब सावेरी को जब इंटरनेशनल फिल्म के लिए अवार्ड मिला था, और आप भी वहां पर थे, आप तमाम फिल्म फेस्टिवल में आप उसके साथ गए, कैसा फील होता है अपनी बेटियों को इस मुकाम पर देखकर? बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि बेटी अपना ही अंश है, उसको मिला, अपने को मिला, मतलब बहुत ही बड़ा सम्मान है कि शायद हमारा बहुत ही कुछ अच्छा हमने किया है जो हमारे सामने आया है इस तरह से बच्चों के रूप में। बच्चे आगे बढ़ते रहे तो उससे बड़ी, मतलब कह रहे हैं ना, उससे बड़ी कोई इजाजत नहीं होती, कोई संपत्ति नहीं है उससे बड़ी। वो आगे रहे, सही तरीके से रहे, तो सब कुछ दे दिया ईश्वर ने हमें। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता गौर मैम। और जाते जाते एक मैसेज आपका, जो आप लोगों को इस लॉकडाउन के वक्त में आप अपनी तरफ से आप देना चाहते हो। आपने बहुत जिंदगी देखी है, एक मैसेज जो आप अपनी तरफ से अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे एक्टर्स को, अपने सारे फैन फॉलोइंग को, अपनी ऑडियंस को एक जो मैसेज आप देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। ये बाहर की भागदौड़ तो बहुत भाग ली है जिंदगी में, कुछ सुकून अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी जरूरी है। तो
बेहतर होगा आप घर पे रहिए। ये मत सोचिए कि थोड़ी छूट मिल गई, तो मैं देख रही हूँ बाहर भी रोड्स पर कि थोड़ी छूट मिली है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है। ऐसा नहीं है, पहले आपकी जिंदगी रहेगी तो बाकी सब चीजें तो आराम से उपलब्ध हो ही जाएंगी। जो जितना है उसी में रह लीजिए आराम से घर में। तो प्लीज घर पे रहिए, सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए सुरक्षित रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और सबको ही इस मदर डे की, मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये मातृ दिवस ऐसे ही हर साल मनाते रहिए। आप घर में रहेंगे तो आपको ये खुशी हर समय नसीब होगी, हर साल ही नसीब होगी। तो इस रूल को जरूर फॉलो कीजिए जो सरकार ने हमारे लागू किया है। मैम, हमारी आज ओपनिंग सेरेमनी आपसे शुरू हुई थी, उसका सारा सेलिब्रेशन, उसमें एक्टर भी आप थे, सिंगर भी आप थे, आज म्यूजिक डायरेक्टर भी आप थे, और अब ये हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है। और आज बातों बातों में चार चांद लग गए। तो इस क्लोजिंग सेरेमनी में मैम जो भी आपके मन में आ रहा है, माँ के ऊपर या किसी भी चीज पर जो भी आपके मन में आ रहा है, वो प्लीज आप अपना हमें आखिरी में प्रस्तुत करके, और फिर हम सबकी तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो काम आप कर रहे हैं, आप सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक मैम जाते जाते हमारी क्लोजिंग सेरेमनी, और वो सब कुछ अब स्टेज है आपके पास। मैं आपके माँ के लिए ही बताती हूँ कि माँ कैसे बच्चे से जुड़ी रहती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में की थी, तो मैं एनडीएससी पे करती हूँ, वो एक हवेली संगीत की एक रचना के साथ में। जी। माँ कैसे बच्चे के साथ हर पल खुद जीती है, वो बता रही है। करत श्रृंगार मैया मन भावत, करत श्रृंगार मैया मन भावत, अंग अंगोछ चौकी बैठावत, अंग अंगोछ चौकी बैठावत, प्रथम ही दे तनिया पहरावत, देखो मेरे लाल और सब बालक, देखो मेरे लाल और सब बालक, घर घर से कैसे बन आवे, करत श्रृंगार मैया मन भावत, करत श्रृंगार। ये पृथ्वी माँ है, ये भी हमारा श्रृंगार ही कर रही है, हर दिन हमें सजा संवार कर हर तरह श्रृंगार करिए। तो इसकी भी रक्षा कीजिए अपनी माँ की तरह, और ऐसे ही आगे बढ़ते फूलते रहिए। सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, और सब माओ को भी, चाहे वो माँ की फीलिंग पिता में भी हो, मैं उनको भी कह रही हूँ। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई माँ दिवस की। अब वो आखिरी वो लाइन है ना, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। ये मैंने आपके लिए कुछ चंद लाइनें यहाँ पर छोड़ दी हैं, सुर आप लगा लेना घर में। और क्योंकि आपके घर में आपकी बेटियां और आप मिलकर बहुत गाने गाते हैं, और सर भी जब हमें गाना सुनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कोई भी नाटक का गाना हो तो उनको लगता है कि उनके गले में संगीता गौड़ मैम समा गई है, और वो बड़ा सुर में गा रहे हैं, लेकिन वो तब भी बहुत अच्छा गाए रहे होते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आज बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपके गाने के साथ साथ, आपके करियर के साथ साथ, आपकी जर्नी के साथ साथ आज हमें और बहुत सारी बातें सीखने और आपके बारे में और पूरे परिवार के बारे में जानने को मिली। बहुत सीखा आज हमने। आपको एक और बार फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने हमारा दिन बना दिया, मदर्स डे बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्लेजर प्लेजर मैम, शुक्रिया।